নমস্কাৰ মেজ মেলৰ মজিয়ালে আপোনাক জনাইছোঁ আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোক সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে এডভান্টেজ আছাম 2.0 পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিনিয়োগ সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটীত আৰু তাক আহ্বান কৰিছে অসম চৰকাৰে এই বিনিয়োগ সন্মিলনত অংশ ল'বলৈ ইতিমধ্যে ৯,০০০ৰো অধিক প্ৰতিনিধিয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু বিভিন্ন দেশৰ পৰা বিনিয়োগকাৰীসকল ইতিমধ্যে আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছেহি ৬০খন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ইতিমধ্যে কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিনিয়োগ সন্মিলন মুকলি কৰাৰ লগে লগেই অসমত সকলোৱে আশা কৰিছে বিনিয়োগৰ এটা নতুন যুগৰ সূচনা হ'ব এই মুহূৰ্তত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত কোম্পানী যিটো ১৮৮৯ চনৰ পৰা অসমত তেল অন্বেষণত জড়িত হৈ আছে সেই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ শীৰ্ষতম বিষয়া চেয়াৰমেন কাম মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ৰঞ্জিত ৰথ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ৰথ ডাঙৰীয়া আপোনাক নমস্কাৰ থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ গিভিং আছ so much of time in spite of your busy schedule today you have the prime minister's meeting and the investors meet so you are coming for Advantage Assam 2.0 yes you are quite familiar with the investment scenario of Assam. Let us take, suppose you are an investor and for all practical purpose you are an investor. So give me 3 reasons for which you will encourage everyone to invest in Assam. जी फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में बोलिए जरा. ओके तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं ये खुश नसीब समझता हूँ कि एडवांटेज असम 2.0 एडिशन जो गुवाहाटी में हो रहा है उसमें मुझे निमंत्रण मिला और हम लोग इसमें तहे दिल से सहयोग से काम कर रहे हैं इसके दिशा पे और ऑयल इंडिया की जो एक NRL और ऑयल इंडिया की एक स्टॉल हम रख रहे हैं एडवांटेज असम में और मुझे बोलने के लिए भी मौका मिलेगा एडवांटेज असम में और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपने बोलने के लिए मौका दिया और मैं चाहूँगा सबको बताने के लिए कि असम में हमारे पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है ए बी असम में हमारे पास टी है असम में हमारे पास टीक है या लकड़ी है या लंबर है असम में हमारे पास अभी औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने वाली एक सरकार है अच्छा ऑनरेबल CM ऑफ असम हमें एक नई दिशा निर्देश दे रहे हैं और उनकी जो सहयोग है इंडस्ट्री की तरफ वो अभी सराहनीय है अच्छा क्योंकि मैं ऑयल इंडिया की CMD हूँ और NRL की चेयरमैन हूँ हमारा जितना काम असम सरकार के साथ सुचारू रूप से हो रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऑनरेबल CM ऑफ असम पहले ऐसा नहीं था क्या मैं ये नहीं बोलूँगा पहले ऐसा नहीं था पर अब जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है अच्छा अच्छा तो दैट वाज वन रीजन एंड आई वाज आस्किंग फॉर 3 रीजंस ओके दूसरा ये रीजन है कि हम भी ये चाहेंगे कि NRL की जो एक्सपांसन प्रोग्राम हो रहा है 3 मिलियन से 9 मिलियन टन रिफाइनरी देन 360,000 टन पर एनम पॉलीप्रोपिलीन यूनिट उसकी जो डाउन स्ट्रीम में जो इंडस्ट्रीज आएंगे उसकी उपलब्धियां NRL को भी मिलनी चाहिए और ये एक नया इकोसिस्टम तैयार करेगा अच्छा तीसरा ये है कि असम में हमारा असम सरकार के साथ मिलके ऑयल इंडिया का एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो है असम पेट्रोकेमिकल्स असम सरकार के साथ गेल NRL और ऑयल इंडिया का मिलके एक ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड है हाल ही में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड इन द बजट दैट जो नामरूप 4 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स की एक बहुत बड़ी यूरिया कॉम्प्लेक्स आएगी 12.7 लाख टन पर एनम उसमें भी ऑयल इंडिया की गैस सप्लाई होगी तो आने वाले दिनों में इतनी सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है उसकी डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडिशन बहुत अपॉर्चुनिटी है और तीसरा जो मैं कहना चाहूँगा भारतवर्ष में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो दिशा निर्देश से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं उसमें NRL का एक बहुत बड़ी योगदान होगा जब हमारी ये बैम्बू बेस्ड
जो बांस है, बांस बेस्ड 2G इथेनॉल प्लांट कमीशन हो जाएगी। पर उससे मुझे जितनी उपलब्धि मिलेगी 2G इथेनॉल प्लांट से ब्लेंडिंग के लिए, जो हमारी रूरल इकोनॉमी है असम में 300 किलोमीटर की बफर जोन में, जो जिनसे हम बैम्बू कलेक्ट करेंगे, उससे जो उपलब्धियां होगी वो सबसे अच्छा होगा। তেখেতে এই কথাটো কৈছে যে NRLত এটা ইথানল প্ৰকল্পৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু যিটোৱে বাঁহৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুত কৰিব আৰু NRL য'ত আছে নুমলীগড়ত তাৰ পৰা 300 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত যিমানবোৰ গাঁও আছে সকলো গাঁৱৰ পৰা বাঁহ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব, যাৰ বাবে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত ইয়াৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব। Absolutely. Dr. Roth, when you are talking about downstreams, as far as this BPCL is concerned, it was an Accord project. It was a part of Assam Accord, and we had an expectation that there will be many downstream industries will come up. But as far as my knowledge goes, there is no significant presence of downstream in BCPL. BCPL की जो उपलब्धियां अभी है, उसमें ऑयल इंडिया की योगदान ये रहेगा कि आने वाले दिनों में ऑयल इंडिया का और BCPL के साथ जो करार है, हम एक गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसमें BCPL को रिच गैस की जरूरत है। और उसके लिए ऑयल इंडिया अभी इस साल 25-26 में करीब करीब बहुत डीप वेल ड्रिल करेगी, करीब 15 नंबर की 15 डीप वेल ड्रिल करेगी, जिसमें से रिच गैस निकाल के हम BCPL को देंगे। अच्छा। और फिलहाल BCPL का जो प्रोडक्ट भारतवर्ष में जा रहा है, आने वाले दिनों में हम ये आशा रखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ और इंडस्ट्री बननी चाहिए। पर ऑयल इंडिया की जहाँ तक योगदान है BCPL में, हम BCPL को नेचुरल गैस सप्लाई एश्योरेंस दे रहे हैं। You have been, particularly your company, the Oil India Limited, has been in the business since 1889 in production in Assam itself. Yes, yes. Of course, as a PSU, it came to an existence after 70s only. 1959, but Yeah. PSU it became 1981. 81, yeah. So how your history, long-standing history of doing business in Assam and your brand would help or would encourage the investors in Advantage 2.0? See, Oil India has been part and parcel of Assam. True. It is Assam and Oil India and Assam, क्योंकि भारतवर्ष नहीं, इस भूगोल की इस हिस्सा में जो पहली डिस्कवरी हुई वो 1889 में हुआ दिग्बोई में। जी। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी थी, फिर भारत सरकार के साथ एक करार हुआ, एक JV कंपनी बनी 1959 में, जॉइंट वेंचर कंपनी बनी। और पर एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1989 में हमने 50 मीटर ड्रिल करके तेल निकाल रहे थे। ओनली 50 मीटर्स। Okay. आज 5500 मीटर हम ड्रिल कर रहे हैं तेल और नेचुरल गैस निकालने के लिए। ये है सबसे बड़ी उपलब्धि ऑयल इंडिया लिमिटेड की। और इससे हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे असम में, अपर असम में अभी भी और ज़्यादा तेल निकलने की संभावना है और बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस निकलने की संभावना है। और इसीलिए नेचुरल गैस बेस्ड यूरिया प्लांट भारत सरकार अभी नामरू 4 में लगाने जा रही है। और आपको ये भी बता दूं, हमारी जो इंद्रधनु गैस ग्रिड जी है, जिसमें हम जितने सारे नेचुरल गैस रिसोर्सेस उसको कंज्यूमर के साथ जोड़ना चाहते हैं और मेनलैंड इंडिया के साथ भी जोड़ना चाहते हैं, वो पाइपलाइन का काम भी अभी सुचारू रूप से चल रहा है। और भारत सरकार ने कुछ और नए कदम इसके ऊपर उठाए हैं, और उससे क्या होगा, ऑयल इंडिया की दुलियाजान विल ऑल्सो गेट कनेक्टेड। और इसके साथ नुमालीगढ़ की एक्सपांसन के लिए जो दुलियाजान नुमालीगढ़ पाइपलाइन है, उसको भी हमने हाल ही में कैपेसिटी एक्सपांसन करके 1 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे से 2.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे कर लिया है। ये 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। You told us
that earlier only you used to get crude in 50 meters deep, and now you are digging up to 5,000. 5,500 meters. So there are two sides. One is the availability of crude. So as far as my knowledge goes, that the crude oil scenario in Assam is not very encouraging. We have been importing crudes for Bangaigaon, for Numaligarh, and Digboi is exhausted now. So under these circumstances, still you are expanding. You are going for Namrup, then you are going for Numaligarh expansion. Why you are doing so? Expansion of capacity is from a societal impact point of view. आप अगर इसको देखेंगे, इसके दो पहलू है. जी. एक पहलू है जब कैपेसिटी एक्सपांशन होता है तो इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट होने से रोजगार की एक पंथा बनती है. जी. एक तो रोजगार की एक प्रावधान होती है और उस लोकल एरिया की डेवलपमेंट भी होती है. बाकी रहा तेल उत्पादन का क्षेत्र में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब नुमालीगढ़ में 9 मिलियन टन की कैपेसिटी हो जाएगी, असम से वो 9 मिलियन तेल आएगा. इसीलिए पारादीप से एक नुमालीगढ़ पाइपलाइन भी हम डाल रहे हैं, जो कि 1640 किलोमीटर की पाइपलाइन है. उसमें हम इंपोर्टेड क्रूड ऑयल आयात करेंगे, विदेश से क्रूड ऑयल नुमालीगढ़ में लाएंगे और नुमालीगढ़ में प्रोसेस करके सिलीगुड़ी टर्मिनल भेज के फिर उसको प्रोडक्ट को हम भारतवर्ष में बेचेंगे. Would it be cost effective? It is cost effective because the project gets lot of support. हिंदी में और बोलिए. the project gets lot of support. इसमें क्या है कि जब नुमालीगढ़ प्रोजेक्ट हमने बना था तो भारत सरकार का सहयोग था और असम सरकार का भी सहयोग था. इसीलिए ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोपोजिशन है. বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ, আৰু মেজমেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ চেয়াৰমেন এণ্ড মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ৰঞ্জিত ৰথ, যিজন অইল ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষতম পদাধিকাৰী. আছাম, জাষ্ট জিঅ'গ্ৰাফিকেল আছাম, not its society or people. It's a landlocked area. Yes. We have only one rail track, no double track. So in this scenario, you have a ready business here. You have crude. And the imperialists, they have started business here in 1889. So you had a ready business and now you are expanding. And you are expanding the infrastructure also, although from the societal point of view, it has a significant contribution, no doubt about that. But those do not have any ready business here, no raw for their as input. Why they will come to Assam for investment? असम की अभी जो इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही है उसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन के इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं हो रही है. जी. आपने देखा होगा असम सरकार की अभी करार हुई है सेमीकंडक्टर. जी. असम सरकार की अभी करार हो रही है फूड प्रोसेसिंग के लिए. असम सरकार की अभी एक बहुत बड़ी प्रोत्साहन मिल रहा है सोलर रिन्यूएबल के लिए. Renewable. असम सरकार की एक बहुत बड़ी प्रचेष्टा रही है कि डिफेंस सेक्टर को कैसे प्रावधान दी जाए. डिफेंस कॉरिडोर दे आर गोइंग फॉर. तो इसीलिए लैंड यहाँ अवेलेबल है, सरकार प्रोत्साहन दे रही है. और पहले वाली जो बात थी कि हमारे पास एक रेलवे लाइन है या एक रोड लाइन है, अब आप गुवाहाटी को एक सेमी हब बनाने वाले हैं उड़ान के क्षेत्र में. जी. और अब अगर मैं ऑनरेबल सीएम की बात और दिशा निर्देश की बात करूं तो उनका ये मानना है कि गुवाहाटी से जो फार ईस्टर्न कंट्रीज है, जैसे बैंकॉक हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, तो गुवाहाटी विल बी द नेक्स्ट गेटवे टू इंडिया. Okay, to connect this Southeast Asian countries and ASEAN countries. और दूसरी चीज, एक और उपलब्धि आपको बताऊंगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की इनागुरेट की हुई एक बहुत बड़ी प्रकल्प जो इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, जी. वो सिलीगुड़ी से
पार्वतीपुर तक हम एक पाइपलाइन हमारी है जिसमें एनआरएल की डीजल हम बांग्लादेश में भेज रहे हैं. Now, what is the status of that pipeline? वी आर रनिंग दैट पाइपलाइन. Oh, you are वो running that पाइपलाइन चल pipeline. रहा है अभी. In spite of that political turmoil in Bangladesh? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. Okay. और उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे आपको, ब्रह्मपुत्र रिवर जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, जी. उसकी बहुत बड़ी परिकल्पनाएं हैं. और वाटरवेज, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में अब भारत सरकार बहुत ध्यान दे रही है. और सोनोवाल जी जो हमारे यहाँ के चहीते लीडर है, एमपी है डिब्रूगढ़ की और पोर्ट की मिनिस्टर है, ऑनरेबल मिनिस्टर है, वो भी इसकी तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं. और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को लेके असम में बहुत अपॉर्चुनिटी है. और उसे चलते एनआरएल नुमालीगढ़ रिफाइनरी जोगीगप्पा में एक इंटर मोडल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक हब बना रहा है. So, these are the developments you have witnessed in recent years. यस. Dr. Roth, as far as hydrocarbons are concerned, it is reported that you have established an hydrocarbon in North Bank of Brahmaputra. How is the development actually? हमने अभी ये एक वेल ड्रिलिंग करके हमें ये पता लगा कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस है. मतलब यहाँ अवेलेबल है. अब उसके चलते हम उसको अभी टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम कुछ और साझा करेंगे कि कितना हाइड्रोकार्बन है, क्या सिचुएशन है. और उसके साथ साथ हम वहाँ पे नॉर्थ बैंक में कोबोछापुरी के पास हमें ये मिला है और हम वहाँ पे अभी कुछ और साइस्मिक एक्सरसाइज करेंगे, साइस्मिक सर्वे करेंगे और कुछ एक दो और ड्रिलिंग करेंगे. फिर उसके बारे में इसके बारे में बात करेंगे. প্ৰিয় দৰ্শক, এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়ৰ সূচনা হৈছে. ইমান দিনে আমি ক্ৰুড অইল, খাৰুৱা তেল কেৱল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰত পাই আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া উত্তৰ পাৰত অইল ইণ্ডিয়াই খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান পাইছে আৰু উত্তৰ পাৰৰ কবুচাপৰিত তেখেতসকলে ড্ৰিলিং কৰিব. আৰু ইতিমধ্যে এটা ড্ৰিলিং সম্পূৰ্ণ হৈছে য'ত ক্ৰুড অইলৰ সন্ধান পোৱা গৈছে. আৰু এই ড্ৰিলিং কৰাৰ পিছত আৰু কম্পন জৰীপৰ পিছত, ছিস্মিক ছাৰ্ভেৰ পিছত এই গোটেইখিনি কথা হিচাপ কৰিব পৰা হ'ব যে কিমান ক্ৰুড তাত জমা আছে, কিমান খাৰুৱা তেল জমা আছে. আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই উত্তৰ পাৰৰ অৰ্থনীতিত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে. টেল মি ডক্টৰ ৰথ, হাউ উইল ইট ইম্পেক্ট দ্য ইকনমি এণ্ড ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ অফ নৰ্থ বেংক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ? नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र बहुत करीब है ऑयल इंडिया के लिए फॉर दो कारण से. एक तो जो नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र में ऑयल इंडिया की जियोग्राफिकल एरिया का ऑथराइजेशन है ऑयल इंडिया के पास. यस. भारत असम सरकार के साथ मिलके हमारी एक जेवी है जिसमें नॉर्थ बैंक में हमारी ये प्रचेष्टा अभी है वो ऑथराइजेशन के चलते नेचुरल गैस सप्लाई करने का. दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में भी अभी ऑयल इंडिया की जियोग्राफिकल ऑथराइजेशन है अरुणाचल प्रदेश में. इसके लिए अभी हमारी जो प्रचेष्टा है कि हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं इंद्रधनु गैस ग्रिड के साथ साथ, अच्छा, ताकि जितने सारे वहाँ के लोकल कंज्यूमर्स है, चाहे वो घर में डोमेस्टिक कनेक्शन हो, पाइप नेचुरल गैस जिसको कहते हैं, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको कहते हैं, जो हमारी आम जिंदगी की जो गाड़ियां हैं वो भी नेचुरल गैस से चलेगी. तो इस पे ऑयल इंडिया काफी प्रोत्साहन दे रहा है और कोशिश कर रहा है. और हाल ही में हमने अभी गुवाहाटी में एक टी गार्डन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ अच्छा एक इंटरैक्टिव सेशन एक साझा किया था. और उनको हमने कहा कि आप अभी कोयला से जो टी की ड्राइंग कर रहे हैं और टी की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं चाय पत्ते से, उसको नेचुरल गैस में कन्वर्ट करें. उसमें दो फायदे होंगे. एक तो नेचुरल गैस क्लीन एनर्जी है और दूसरा असम सरकार की और भारत सरकार की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की दिशा निर्देश में जो कोशिश है कि भारत नेट जीरो टारगेट 2070 की दिशा में चल पड़ा है, उसके लिए ये एक छोटी सी कदम होगी. हाँ, जब तक नेट जीरो का सवाल आते हैं तो ऑयल इंडिया क्या कर रहे हैं नेट जीरो एमिशन की? ऑयल इंडिया की जो नेट जीरो एमिशन टारगेट है वो 2040 है. हमने अभी 2-3 पहलू पे ऊपर काम कर रहे हैं. पहला काम ये है कि पहले क्या होता था, बहुत सारे नेचुरल गैस जो हम प्रोड्यूस करते थे पर
इवैक्यूएशन नहीं कर पाते थे क्योंकि पाइपलाइन नहीं था, तो उसको फ्लेयरिंग कर देते थे, वो जल रहा था जी और उसको हमने कम कर दिया। तो इससे एक फायदा ये हुआ कि कम हो गया फ्लेयरिंग, तो ये हमारी एक पदक्षेप हो गया जीरो फ्लेयरिंग को रिड्यूस करने के लिए, और जो सेविंग हुई उससे हमें इकोनॉमिक स्ट्रीम मिल गई। तो इसके चलते अरुणाचल प्रदेश से हमने एक पाइपलाइन अभी 60 किलोमीटर का कुमचाई फील्ड से कुसीजान जो दुलियाजान के पास है वहां तक हमने एक पाइपलाइन बना लिया है 60 किलोमीटर के करीब, और उससे अभी हम अरुणाचल प्रदेश से गैस लाके असम की सारे कंज्यूमर्स को दे रहे हैं जी। दूसरा, जो हमारी छोटी छोटी गैस फील्ड्स है वहां हम करीब करीब 11 से शायद 11 या 12 कंप्रेसर स्टेशन हम लगा रहे हैं, और उससे क्या होगा, जो फ्लेयरिंग हो रहा था वो भी कम होगा। और तीसरा पदक्षेप ये है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल के साथ गैस हम फ्लेयर कर रहे थे उसको भी हम कम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी कदम हम उठा रहे हैं कि ऑयल इंडिया असम सरकार के साथ और ऑयल इंडिया राजस्थान सरकार के साथ, ऑयल इंडिया हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलके सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट्स लगाने जा रहा है। अच्छा। और असम सरकार के साथ पिछले दिनों ऑनरेबल सीएम ने फाउंडेशन स्टोन रखा था नामरूप में 25 मेगावाट की एक पावर प्लांट के लिए। अच्छा। और ऑयल इंडिया और असम सरकार मिलके करीब करीब 600 मेगावाट की पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट हम लगाने वाले हैं, और इसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी पे काम करने के लिए। तो ये सारे उपलब्धियां हमें नेट जीरो की तरफ लेके जाएगा। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ, আৰু মেজমেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ চেয়াৰমেন এণ্ড মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ৰঞ্জিত ৰথ, যিজন অইল ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষতম পদাধিকাৰী। হাউ ইজ ইয়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন আসাম এজ ফাৰ এজ ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ইজ কনচাৰ্ন? बहुत ही अच्छा है। हमारी अभी जितनी बार वार्तालाप होती है असम सरकार की सारे अधिकारियों के साथ, चीफ सेक्रेटरी सर के साथ, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ है, और डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, डीजी पुलिस सर के साथ बहुत ही अच्छा है। इससे दो चीज़ों की सफलता मैं बताऊंगा। पहले बहुत सारे पिल्फरेजेस होते थे जी, जो पाइपलाइन हमारी क्रूड ऑयल पाइपलाइन है उसमें बहुत सारे पिल्फरेजेस होते थे, अब कोई पिल्फरेज नहीं है। अच्छा, ये सरकार जीरो की पिल्फरेज, जीरो अच्छा, पिल्फरेज almost, okay. ये सरकार की सहायता के बिना नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तो इससे मैं कहूँगा एज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बड़ी है। दूसरी चीज़, फिलहाल पहले जब हम करीब करीब 30-35 वेल ड्रिल करते थे, आज के दिन में हम 60 वेल ड्रिल कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे 75 वेल ड्रिल करने के लिए। तो इसके लिए हमें जमीन चाहिए एक्सप्लोरेशन करने के लिए। ये बहुत छोटे छोटे से लैंड पार्सल होते हैं, हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, और हमें एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत बड़ी जमीन नहीं चाहिए। पर इससे क्या होता है कि हमें गांव-गांव में जाके लोगों के साथ बात करके उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरतों को ख्याल में रखते हुए हम लोगों के साथ करार करके ये काम करते हैं। तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते जो हमें लोगों की यहाँ जमीनी स्तर पर सहायता मिल रहा है, कोलैबोरेशन मिल रहा है, वो सरकार की तरफ से भी सपोर्ट है और गांव वालों की तरफ से भी सपोर्ट है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? You are a big company and you have been in the business for more than a century. So, ease of doing business for you people and ease of doing business for MSMEs, there will be a qualitative difference. What do you suggest for the small and medium enterprises? MSMEs के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारे नियम्स और अधिनियम्स है जिसमें उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। और हमारे जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक बड़ी उत्तरदायित्व है कि हम अपने सारे चारों तरफ जो MSMEs है जो हमें सर्विस दे रहे हैं उनकी ख्याल रखना। उनको ख्याल रखने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक तो उनसे आप सामान खरीदें
और दूसरा, उनकी जो देय है, जो उनकी इन्वॉइस्ड अमाउंट है, उसको इमीडिएटली पे कर दे, ताकि उनकी लागत में कोई बाधा ना आए। नहीं। ये दो चीजें ऑयल इंडिया बखूबी निभाता है, और ये हमारे लिए एक मानक है, क्योंकि जैसे हमारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, ये हमारे लिए एक मानक है कि हम लोकल कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ साथ जो लोकल प्राद्योगिक क्षेत्र की जो बढ़ाइयाँ हैं, उसको भी हम बढ़ावा कैसे देते हैं। जैसे एनआरएल हो गया और ऑयल इंडिया हो गया, ये हमारी उत्तरदायित्व है, और राज्य सरकार के साथ और भारत सरकार के साथ मिलके हम ये काम कर रहे हैं। जी, recently you have started exploration, offshore exploration in Andaman also. And some people told me that it may be a game changer for oil India or in the hydrocarbon scenario. ये समय बताएगा, पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा, भारतवर्ष में एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण जो है वो डीप एंड अल्ट्रा डीप वाटर में अभी तक नहीं हो पाया था। तो ऑफशोर वाटर में ऑयल इंडिया की ये एक पहली कदम है, और अंडमान निकोबार बेसिन में हम 4 वेल ड्रिल करने वाले हैं, जहां पे पानी की गहराई करीब करीब 100 मीटर है, और जो नीचे करीब करीब 4000 मीटर की ड्रिलिंग हम करेंगे, 4 वेल हम करेंगे। पर ये समय बताएगा, मैं उसके बारे में अभी थोड़ी सी शांत रहूंगा, क्योंकि हम अभी पहला वेल ड्रिल कर रहे हैं, और करीब करीब 3000 मीटर की ड्रिलिंग हमारी हुई है। हम और 3 वेल ड्रिल करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ, আৰু মেজমেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ চেয়াৰমেন এণ্ড মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ৰঞ্জিত ৰথ, যিজন অইল ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষতম পদাধিকাৰী। ডক্টৰ ৰথ, allow me to say that Baghjan is a dark chapter in the history of oil India. So what you are doing to prevent this kind of occurrence? मैं आपसे पूरी सहमत हूं, पर ये एक हमारे लिए शिक्षा का विषय था। हमने उस इंसिडेंट से जो सीखा है, उसको अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको अभी हम आगे आप लेके क्या जा सीखा रहे हैं। उस इंसिडेंट से? उस इंसिडेंट से एक सीख ये है कि आप सेफ्टी, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, जो HSE की जो मापदंड है, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हाल ही में हमने क्या किया कि एक कवच करके एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हमने 10 कदम आइडेंटिफाई किए हैं, और रिसेंटली वी हैव क्रिएटेड ए फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसीज, Okay. It's जिसमें like an SOP. लाइक एन SOP, yeah. जिसमें पूरी ऑयल इंडिया अभी ट्रेंड है। दूसरा, एक टीम हमने बनाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट टीम, CMT। Okay. और अब वो CMT के साथ बहुत सारे वो सरंजाम और इक्विपमेंट हमने परचेज किया है कि आने वाले दिनों में एक तो होने नहीं देंगे उस तरह के कुछ घटना, और अगर हुआ भी हम जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। तीसरा काम हमने ये किया कि दुनिया भर में इस तरह के ब्लो आउट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि तेल और गैस की उत्पादन में ये ब्लो आउट, मैं ये नहीं कहूँगा आम है, पर ये ब्लो आउट होता है, और उसके लिए दुनिया भर में बहुत एक्सपर्ट एजेंसीज हैं। जी। तो हमने 3-4 संस्थाओं के साथ करार करके रखा हुआ है। और एक सीख जो मिला हमें, ये कि बागजान जब हुआ तब एक तो कोविड था, जी। दूसरा बहुत जोरों की मॉनसून की बारिश थी, तीसरा हमारे पास वो इक्विपमेंट लाने के लिए एयरपोर्ट में उतनी प्रावधान नहीं थी। आज ना तो कोविड की हम आशंका कर रहे हैं, ना तो हम बारिश की आशंका कर रहे हैं, और एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो सीख है उसको आगे लेके जाएं, और हमारी सारी काम को HSE की मापदंड के तहत करें।
So that would be your standard operating policy. Yes. Dr. Roth, are you collaborating with any international company for technology transfer or technology collaboration? यस, क्योंकि भारतवर्ष में हमारा एक दिशा निर्देश है कि डीप एंड अल्ट्रा डीप ऑफशोर वाटर में एक्सप्लोरेशन करना, तो ये जाहिर सी बात है कि इसकी दो पहलू हैं। एक कि आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिस्क है जी ये बहुत ज्यादा है, तो आपको उस रिस्क को कम करना है, और वो रिस्क कम हो सकता है जब आप किसी के साथ साझा करके कोलैबोरेशन करके इंटरनेशनल ऑयल कंपनी के साथ उसमें आप काम करते हो। दूसरा, इसमें विन विन सिचुएशन कैसा होगा? ये आ रहा हूं, दूसरा पहलू जो है कि इसमें टेक्नोलॉजी अलग है, ये पहली बार होगा देश में जी और दुनिया भर में ये पहले बहुत सारे कंपनियां कर चुके हैं। जी तो हाल ही में जो इंटरनेशनल एनर्जी वीक 2025 दिल्ली में हुआ, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस की एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, उनके दिशा निर्देश में ये IEW हो रहा है हर साल। तो उसमें पेट्रोब्रास के साथ, जो कि ब्राजील की नेशनल ऑयल कंपनी है, जैसे ऑयल इंडिया की है, उनके साथ हमारी एक समझौता हुई है कि हम मिलके स्टडी करेंगे और ये तय करेंगे कि आने वाले दिनों में मिलके बिडिंग किया जा सकता है कि नहीं। अच्छा, सो इस कोलाबोरेशन में मैंने पूछा था कि विन विन सिचुएशन कैसा होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उनका होगा, इन्वेस्टमेंट भी उनका होगा। दोनों मिलके इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छा, और दोनों मिलके काम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे लोगों को भी सीख मिलेगी, ताकि आने वाले पीढ़ियां जी जब अकेले जरूरत पड़ेगी हमें करने के लिए, तो हमें ये काम भी करने के लिए मौका मिलेगा। everyone will appreciate that Oil India is a success story. In spite of all hurdles, Oil India is a success story. थैंक यू। And how would you project this success story in Investment Summit 2.0? पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके सारे दर्शक को आमंत्रित करूंगा ऑयल इंडिया की स्टॉल में आके हमारी स्टॉल देखें, जहां पे हमारी ये कोशिश है कि ऑयल इंडिया की अभी तक की जो उपलब्धियां हैं वो क्या है, और आने वाले दिनों में ऑयल इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है 2030 और 2040 के लिए, और विकसित भारत के दिशा में ऑयल इंडिया की कौन सी वो कदम है NRL के साथ मिलके उसको हमने दर्शाया है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि एडवांटेज असम में हम लोगों को, जो हमारी देश और विदेश से आने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, डेलीगेट्स हैं, उनको बताएंगे कि ऑयल इंडिया की हमारी क्या क्या आने वाले दिनों में नई प्रोजेक्ट्स हैं और NRL की क्या क्या नई प्रोजेक्ट्स हैं। और जैसे इंडिया एनर्जी वीक में हमने पहले इंडिया एनर्जी वीक बैंगलोर में हुआ था, उसके बाद गोवा में हुआ था जहां आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, और तीसरा बार हुआ दिल्ली में। तो पहले और दूसरे बार जो बातें हुई थी उसका सफलता तीसरे में मिला। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे ही करार के लिए कुछ वार्तालाप शुरू करेंगे। और तीसरा कदम जो है, जो असम सरकार की जो इच्छा है, जो कोशिश है कि डाउनस्ट्रीम प्लांट्स और डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स हो और NRL एक एंकर की रोल की भूमिका निभाए, इसके चलते हमारी ये कोशिश रहेगी जो प्राइवेट सेक्टर से, जो MSMEs है, उनको हम बताएंगे कि NRL की कौन सी वो प्रोडक्ट है जो कि उनके लिए अवेलेबल होगा फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি, চাই থাকক মেজমেল। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ, আৰু মেজমেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ চেয়াৰমেন এণ্ড মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ৰঞ্জিত ৰথ, যিজন অইল ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষতম পদাধিকাৰী। ডক্টৰ ৰথ, so coming back to Advantage Assam 2.0, how it would help, how this kind of summit would help a PSU like Oil India to grow? एक PSU like Oil India, which has got its major operations in Assam, we have
ए कमिटमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ असम, और हम हर वो कदम उठाएंगे जो असम सरकार के लिए हो, हित के लिए हो, और एडवांटेज असम हमारे लिए भी उतना अहमियत रखता है, उतना कीमत रखता है कि हम असम सरकार के साथ मिलके पूरी दुनिया को बताए कि यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, चाहे वो पेट्रोलियम सेक्टर में हो, चाहे वो नेचुरल गैस सेक्टर में हो, चाहे वो क्रूड ऑयल पॉसिबिलिटीज में हो। पर सबसे बड़ी चीज है जो असम सरकार की जो इस पूरी मुहिम को आगे लेके जाने वाला चीजें हैं कि NRL रिफाइनरी की एक्सपांशन के बाद, और ये एक एंकर रोल प्ले करेगा, जो MSMEs यहाँ आएंगे उनके लिए क्या क्या उपलब्धियां हो सकती है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, वो हम लोगों को बताएंगे। तो इसलिए मैं आपको पूरी आपके माध्यम से पूरी दर्शकों को और आपकी व्यूअर्स को इनवाइट करूंगा हमारे स्टॉल में आने के लिए। वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटी सी मॉडल भी रखा है, अच्छा, जो बायो इथेनॉल प्लांट का। हाँ, उसमें भी हम यहाँ के जो लोकल इकोनॉमी है उसको भी हम सराहना करेंगे, क्योंकि हम लोगों से बैम्बू खरीदेंगे और जो लोकल अग्रारियन इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलेगा। सो एनर्जी सेक्टर में काफ़ी चेंज आ रहा है। अभी तो गुवाहाटी जैसे सिटी में बैटरी कार बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो ऑयल इंडिया का और ऑयल सेक्टर का जो रिलीवेंस है वो रखने के लिए आप क्या करेंगे, टू रिमेन रिलीवेंट इन एनर्जी सेक्टर विद द चेंजिंग सिनेरियो? ऑयल इंडिया की रिलेवेंस रहेगा, क्योंकि भारतवर्ष इज ए एनर्जी हंग्री कंट्री। अभी हमारे पास जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, रिफाइनिंग फैसिलिटी है, वो 250 मिलियन मेट्रिक टन है, और आने वाले दिनों में ये 310 और 400 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी की रिफाइनिंग प्रोसेसिंग होगी। और हमारी रिक्वायरमेंट, आई एम अफ्रेड दैट ग्रेजुअली द कंज्यूमर विल गो डाउन, द कंजम्पशन क्वांटिटी विल इंक्रीज। ओके, और ये दोनों साथ साथ ग्रो करेंगे। इसीलिए जो रिलेवेंस है ऑयल एंड गैस का, वो अगले 3 दशक तक कहीं नहीं जा रहा है। और इसीलिए NRL की एक्सपांशन भी होगा और ऑयल इंडिया की प्रोडक्शन और उत्पादन और बढ़ेगा। और हमारी ये प्रचेष्टा रहेगी कि देश की आयात को कहीं ना कहीं कम करने की ये हमारा एक सफल उपलब्धियां होगी। Coming back to CSR. So Oil India, it has been doing good CSR activities, no doubt, and more particularly this Super 30, Oil Super 30 is doing very well. It's doing very well. So do you have some bigger plans like Super 30 or any other? We have already decided, हमने ये तय किया है कि उस सुपर 30 की दायरा को बढ़ाएंगे। अच्छा, और खाली सुपर 30 नहीं है, ऑयल इंडिया की जितने सारे CSR की कदम है, ये हमारा लोकल कम्युनिटी एंगेजमेंट के तहत हो रहा है। और हम कन्विंस्ड है कि हमें जो लोकल कम्युनिटी है उनकी ख्याल रखना है, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको सपोर्ट करना है। तो ऑयल इंडिया की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें हम सिल्क साड़ी, जो असम सिल्क साड़ी है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो असम की हस्तकला है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। असम की जो फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है गांव-गांव में, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है हमारे गुवाहाटी में, उसकी उपलब्धियां मन को बहुत शांति देती है। इसलिए कि वहाँ का जो बच्चे हमारे नॉर्थ ईस्ट के वहाँ आके ट्रेनिंग लेके भारतवर्ष में नहीं, भारत की बाहर भी काम करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो हमारी जो सक्सेस स्टोरी है प्लेसमेंट की, वो करीब करीब 90% है। এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে অইল ইণ্ডিয়াই বহুতখিনি বৰঙণি দিছে, বিশেষকৈ আমাৰ থলুৱা
হস্তশিল্প আৰু তাঁত শিল্প এই দুয়োটা খণ্ডতে অইল ইণ্ডিয়াই বহুতখিনি আগৰ পৰা সহায় কৰি আছে কিন্তু বিশেষকৈ আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ বৰঙণিটো তেখেতে কৈছে যে আমি যিমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালী উলিয়াই দিলোঁ তাত 90% এতিয়া এনগেজ হৈ আছে চাকৰি পাইছে বা কৰ্মসংস্থাপন পাইছে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত আমি অইল ইণ্ডিয়াৰ পৰা এনেকুৱা বৰঙণি নিশ্চয় আশা কৰিম ডক্টৰ ৰথ থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ গিভিং আছ টাইম and looking forward to meet you again. Thank you very much for having me. It was a pleasure talking to you. Thank you. Talking about Oil India, talking about the initiatives of Government of Assam on the backdrop of Advantage Assam. Thank you. Thank you very much. Thank you.